वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। दोस्तों हमारे जो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है उसको कंटिन्यू रखते हुए मैं आज दोस्तों उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ गया हूं। दोस्तों आज इस पार्ट में हम फिर से फिजिक्स के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 12 पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और दोस्तों आपके सामने है आज का पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि यंग के दी हुई रेखा छिद्र प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ती है जब तरंग दैर्ध्य बढ़ाया जाए, रेखा छिद्र के बीच की दूरी बढ़ाई जाए, या स्रोत व पर्दे के बीच की दूरी घटाई जाए, या रेखा छिद्रों की चौड़ाई बढ़ाई जाए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि दोस्तों हमारा जो यंग का द्विविशीलित प्रयोग है उसके अंदर दोस्तों आपको बताना है जो हमारी ये फ्रिंज चौड़ाई है यदि उसका मान बढ़ता है तो दोस्तों आपको बताना कि किस कंडीशन में इसका यानी फ्रिंज चौड़ाई का मान बढ़ेगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी यदि दोस्तों अपन तरंग दैर्ध्य को बढ़ाएंगे तो हमारा दोस्तों फ्रिंज चौड़ाई का मान होगा वो भी बढ़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमारा जो फ्रिंज चौड़ाई का जो फॉर्मूला होता है वो लेमडा डी अपॉन में डी होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों हमारी जो फ्रिंज चौड़ाई होती है वो लेमडा के समानुपाती होती है। जैसे ही लेमडा का मान यदि अपन बढ़ाएंगे, तरंग दैर्ध्य बढ़ाया जाएगा तो दोस्तों हमारी फ्रिंज चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा आज का जो दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर आपको दिया हुआ है कि यंग के द्विविशीलित प्रयोग में किस रंग के लिए फ्रिंज चौड़ाई न्यूनतम होगी। दोस्तों आपको बताना कि हमारा जो यंग का द्विविशीलित प्रयोग है उसके अंदर जो फ्रिंज चौड़ाई है वो आपको बताना कि यदि कौन सा रंग इस पर आपतित कराया जाए जिसके लिए हमारी फ्रिंज चौड़ाई न्यूनतम हो। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो फ्रिंज चौड़ाई का जो फॉर्मूला होता है वो लेमडा डी अपॉन में डी होता है। तो दोस्तों जिस रंग के लिए हमारा तरंग दैर्ध्य का मान न्यूनतम होगा उस रंग के लिए फ्रिंज चौड़ाई का मान भी हमारा न्यूनतम हो जाएगा। तो हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो लाल रंग होता है उसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान अधिकतम होता है, यानी सबसे अधिक होता है। तो इसके लिए दोस्तों हमारी फ्रिंज चौड़ाई मैक्सिमम हो जाएगी। और जो हमारा नीला रंग होता है उसके लिए तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है। तो नीले रंग के लिए हमारी जो फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी दोस्तों आपको यंग द्विविशील प्रयोग में यदि आप नीले रंग का प्रयोग करते हैं तो आपकी जो फ्रिंज चौड़ाई होगी वो न्यूनतम प्राप्त होगी। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं आपके लिए तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि रदरफोर्ड का एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग दर्शाता है कि परमाणु में होता है। दोस्तों हमारा जो रदरफोर्ड का एल्फा कर्णन प्रकीर्णन प्रयोग है वो आपको बताना कि उसमें दोस्तों क्या दर्शाया था कि परमाणु के अंदर प्रोटॉन होते हैं, नाभिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं या न्यूट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों हमारे जो रदरफोर्ड वैज्ञानिक है उन्होंने क्या किया था दोस्तों, हमारे जो सोने की एक पतली झिल्ली है इस पर एल्फा कणों की बौछार की थी। तो दोस्तों उसने देखा था कि दोस्तों जो कोई एक एल्फा कण है वो यानी टकरा कर वापस आ जाता है और कुछ एल्फा कण है वो यानी इससे विचलित हो जाते हैं। तो दोस्तों उसने इससे यानी क्या निष्कर्ष निकाला था कि यानी कि दोस्तों हमारे जो परमाणु होते हैं उसके अंदर एक यानी धनावेश पाया जाता है, यानी कि ऐसा स्थान पाया जाता है जहाँ पर अत्यधिक धनावेश होता है जिसके कारण दोस्तों ये जो एल्फा कण है वो प्रतिकर्षित करते हैं इससे और वापस आ जाता है। तो इस धनावेश को हमारा जो रदरफोर्ड वैज्ञानिक है उन्होंने नाम दिया था नाभिक। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो रदरफोर्ड का एल्फा कण प्रकीर्णन है वो हमें यह दर्शाता है कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों आपके लिए जो चौथा क्वेश्चन है इसके अंदर क्या पूछा गया है कि लाइमन श्रेणी से फुंड श्रेणी में जाने पर स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या। दोस्तों आपको बताना कि यदि अपन एक तो लाइमन श्रेणी होती है, यदि लाइमन श्रेणी से अपन फुंड श्रेणी में जाते हैं तो आपको बताना कि दोस्तों हमारी जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती हैं उनकी संख्याओं बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहेगी, या घट सकती है या बढ़ सकती है। दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी घटती है। क्योंकि दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे लाइमन श्रेणी होती है दोस्तों उसका जो निम्नतम स्तर होता है वो n/1 से चालू होता है और जो उच्चतम स्तर है n2 का मान है दोस्तों हमारा 2, 3, 4 से लेकर के अनंत तक कुछ भी हो सकता है। बल्कि दोस्तों हमारी जो फुंड श्रेणी होती है उसका दोस्तों निम्नतम स्तर होता है वो 5 होता है और जो उच्चतम स्तर है वो हमारा 6, 7, 8 यानी अनंत तक कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों हमारी जो लाइमन श्रेणी होती है वो 1 से स्टार्ट होती है और जो फुंड श्रेणी होती है उसके अंदर निम्नतम स्तर 5 होता है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि दोस्तों हमारी जो लाइमन श्रेणी होती है उसके अंदर 1 से लेकर के अनंत तक होती हैं, बल्कि हमारी जो फुंड श्रेणी है उसके अंदर स्पेक्ट्रम में रेखाएं 5 से लेकर के अनंत तक है। तो दोस्तों अधिक किस में हुई, लाइमन में। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी लाइमन से यदि अपन फुंड में जाते हैं तो दोस्तों स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या घटती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं आपके लिए पांचवा क्वेश्चन है। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि एक चालक तार को
पूर्व पश्चिम दिशा के अनुदिश रखकर गिराया जाता है तो कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होता है, कोई प्रेरित धारा नहीं बहेगी, या तार में प्रेरित धारा पश्चिम से पूर्व की ओर बहेगी, या तार में प्रेरित धारा पूर्व से पश्चिम की ओर बहेगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बताना कि आपके पास एक चालक तार है, उसको यदि यानी दोस्तों इस प्रकार से पूर्व पश्चिम के अनुदिश रखा गया है और इसको नीचे गिराया जाता है, तो आपको बताना है इसके अंदर दोस्तों जो हमारी धारा बहेगी या नहीं बहेगी, और बहेगी तो दोस्तों यानी कौन सी डायरेक्शन में बहेगी। तो दोस्तों हम जानते हैं जो पृथ्वी के लिए दोस्तों हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो दक्षिण से दोस्तों उत्तर की ओर होती है उसकी डायरेक्शन, यानी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन हमारी ऊपर से नीचे की ओर होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है उसके अनुसार देखते हैं कि दोस्तों हमारा जो अंगूठा है यानी दाएं हाथ का अंगूठा दोस्तों आप लंबवत नीचे की ओर करोगे, यानी हमारा जो नीचे की ओर करेंगे, तो दोस्तों हमारा जो ये तर्जनी अंगुली है इसको अपन उत्तर की ओर करेंगे। तो दोस्तों हमारी जो माध्यम अंगुली की डायरेक्शन होगी दोस्तों हमारी इस डायरेक्शन में हो जाएगी। दोस्तों आप कर देख लें, जो अंगूठा है आप उसको लंबवत नीचे की ओर रखें और दोस्तों हमारी जो तर्जनी अंगुली है उसको उत्तर की तरफ करें, तो दोस्तों आपकी जो माध्यम अंगुली होगी वो इधर पूर्व की ओर हो जाएगी। यानी दोस्तों आप करके देखें, तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि दोस्तों हमारे जो चालक तार होगा उसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो दोस्तों हमारा पश्चिम से पूर्व की ओर होगी, यानी उसकी डायरेक्शन इस प्रकार से होगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी तार में प्रेरित धारा पश्चिम से पूर्व की ओर बहेगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, यानी कोई चालक तार है उसको दोस्तों इस प्रकार से यानी पूर्व पश्चिम की दिशा में यदि अपन नीचे गिराएंगे तो उसके अंदर वो दोस्तों प्रेरित धारा होगी वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहेगी। दोस्तों इसके अंदर और किसी डायरेक्शन बह भी नहीं सकती, क्योंकि हमारे चालक तार को इसी प्रकार से गिरा सकते हैं। यदि उस तार को अपन इस प्रकार से गिराएंगे तो इसके अंदर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो दोस्तों कोई भी तार यदि पृथ्वी पर गिराया जाता है वह जो हमारा पूर्व पश्चिम की दिशा में हो तो उसके अनुदिश जो हमारी धारा प्रवाहित होगी वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहेगी। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपके लिए छठवां क्वेश्चन है, जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि एक कुंडली की लंबाई अपरिवर्तित रखकर इसमें फेरों की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो स्वप्रेरकत्व होगा। दोस्तों आपको बताना कि हमारा जो दोस्तों हमारा एक स्वप्रेरकत्व यानी एक कुंडली है दोस्तों, इसकी लंबाई को न बढ़ा करके दोस्तों इसके अंदर जो फेरों की संख्या है उसको अपन 2 गुना कर दें, तो आपको बताना जो हमारा स्वप्रेरकत्व एल होगा वो किस प्रकार से चेंज होगा। तो दोस्तों याद रखना, जो प्रेरकत्व होता है दोस्तों हमारा एन स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों हमारा जो L2 अपॉन में L1 हो जाएगा वो N2 के स्क्वायर अपॉन में N1 के स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से अपन देखते हैं कि N2 का स्क्वायर हमें कितना दिया हुआ है, यानी कि पहले का 2 गुना हो गया है, तो ये होगा हमारा 2N1, इसका स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों हमारा 4N1 स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा 4 यानी N1 स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो L2 हमें प्राप्त हो गया वो हमारा कितना प्राप्त हुआ है 4L1, यानी दोस्तों हमारा जो स्वप्रेरकत्व है वो कितना हो गया 4 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कोई कुंडली है उसकी लंबाई यदि अपरिवर्तित रखकर उसमें फेरों की संख्या यदि अपन 2 गुनी करेंगे तो दोस्तों हमारा जो स्वप्रेरकत्व हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 गुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा दोस्तों जो सातवां क्वेश्चन है इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है कि ए तथा बी दो तार हैं, ए तार की त्रिज्या बी तार से 2 गुनी है, तो दोनों समान भार से खींचने जाने पर बी पर लगने वाला प्रतिबल होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपके पास कोई 2 तार हैं, पहले तार दोस्तों जो है उसकी जो त्रिज्या है या व्यास है दोस्तों वह पहले तार की तुलना में 2 गुना है, यानी दोस्तों इसका 2 गुना है बी तार के सापेक्ष से। तो आपको बताना है यदि दोस्तों इसको समान भार से खींचा जाए तो दोस्तों इसके अंदर जो प्रतिबल होगा वो उसका अनुपात क्या होगा, यानी दोस्तों प्रतिबल लगेगा बी पर वो ए के सापेक्ष यानी बराबर होगा, या ए से 4 गुना होगा, ए का 2 गुना होगा, या ए का आधा होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं जो हमारा प्रतिबल का फॉर्मूला होता है वो बल बटे क्षेत्रफल होता है, या इसको अपन लिख सकते हैं एफ अपॉन में पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों हमारा जो प्रतिबल है दोस्तों वो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ से दोस्तों हमारा जो पी बी अपॉन में पी ए हो जाएगा दोस्तों वो किसके बराबर हो जाएगा आर ए का स्क्वायर अपॉन में आर बी का स्क्वायर। और हमें दिया है दोस्तों हमारा जो ए तार है उसकी त्रिज्या बी की दोगुनी है, यानी आर की ए की जगह दोस्तों अपन क्या रखेंगे 2 RB रख देंगे, और दोस्तों इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा आर बी का स्क्वायर और अपॉन में हो जाएगा हमारा आर बी का स्क्वायर। तो दोस्तों हमारा आर बी से आर बी कैंसिल हो गया, यानी दोस्तों हमारा जो बी पर यानी प्रतिबल हो जाएगा वो ए के प्रतिबल का 4 गुना हो जाएगा। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी दोस्तों हमारा जो बी पर लगने वाला प्रतिबल होगा वो ए पर लगने वाले प्रतिबल से 4 गुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो 8वां क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि शांत जल में खड़ी एक नाव से जब कोई व्यक्ति किसी किनारे पर कूदता है तब नाव,
दोस्तों आपको क्या बताना है, इस क्वेश्चन में दोस्तों कोई एक शांत जल है, उसके अंदर दोस्तों कोई नाव खड़ी है। इस नाव के किनारे से दोस्तों कोई व्यक्ति है, वो यानी समुद्र में कूद जाता है। तो आपको बताना है जो नाव होगी वो दोस्तों आगे चलेगी, पीछे की ओर चलेगी, अन्य किसी दिशा में विस्थापित हो जाएगी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों जैसे ही हमारा जो व्यक्ति होगा वो आगे की ओर कूदेगा, यानी दोस्तों पहले यानी ये फ्री फॉल थी, यानी दोस्तों विराम अवस्था में थी। तो जैसे ही दोस्तों ये जो व्यक्ति है वो आगे की ओर यानी हमारा कूदता है, तो दोस्तों कूदने से पहले वह अपने यानी पैरों से इस नाव पर दोस्तों पीछे की ओर प्रतिक्रिया यानी क्रिया बल लगाएगा। और दोस्तों इस क्रिया बल के प्रतिक्रिया बल के कारण यह आगे की ओर कूदता है। तो दोस्तों यानी कि यह आगे की ओर कूद रहा है, तो दोस्तों हमारा जो प्रतिक्रिया बल होगा वो इस डायरेक्शन में है। तो दोस्तों यानी कि इस डायरेक्शन में लगने के कारण दोस्तों जो नाव होगी वो हमारे पीछे की ओर जाएगी, यानी यदि व्यक्ति आगे की ओर कूदता है तो नाव होगी वो पीछे की ओर चली जाएगी। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी शांत जल में खड़ी नाव से जब कोई व्यक्ति किनारे पर कूदता है तो नाव होगी दोस्तों व्यक्ति के पीछे की ओर चली जाएगी, क्योंकि तो हमारा जो न्यूटन गति का जो तृतीय नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो उसके अनुसार दोस्तों हमारा जो प्रतिक्रिया बल लगेगा वो पीछे की ओर लगेगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा 9th क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि दो गोले जिनके द्रव्यमान क्रमशः स्मॉल एम एवं कैपिटल एम है, वायु में स्थित हैं तथा इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल एफ है। यदि इन दोनों माध्यमों में यानी इन दोनों द्रव्यमानों के मध्य कोई अपेक्षित घनत्व 3 वाले द्रव्य से भर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। दोस्तों आपको क्या दिया कि दो आपके पास कोई दो द्रव्यमान है, एक का द्रव्यमान एम है और दूसरों का कैपिटल एम है। इनके मध्य में दोस्तों यदि वायु रहती है तो इनके मध्य बल लगता है एफ है। यदि दोस्तों आपको बताना है इनके मध्य में ऐसा माध्यम भर दें जिसका दोस्तों जो घनत्व है वो हमारा 3 दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि इनके मध्य जो लगने वाला नया गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो एफ होगा, F/3 होगा, F/9 होगा, या 3F होगा। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों याद रखना जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो F=G m m/r² होता है। यानी दोस्तों यह केवल इन द्रव्यमानों के गुणनफल एवं इनकी दूरी पर निर्भर करता है। तो यानी कि दोस्तों इनके मध्य कोई भी माध्यम हो, इस बात पर हमारे जो गुरुत्वाकर्षण है बल है वो निर्भर नहीं करेगा। तो इसके कारण दोस्तों हमारे जो दो द्रव्यमान है उसके बीच में दोस्तों चाहे कैसा भी माध्यम उपस्थित हो, दोस्तों इनके मध्य जो लगने वाला बल होगा वो समान होगा यदि इनकी दूरी एवं इनके मास को कांस्टेंट रखा जाता है, नियत रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी दोस्तों इसके अंदर कोई सा भी माध्यम भर दें, इस पर दोस्तों जो बल लगेगा वो एफ ही लगेगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों आपको जो है इसमें आपको दिया हुआ है कि अधिक अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल का मान स्पर्शी सतहों के क्षेत्रफल का दुगुना होता है। स्पर्शी सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। स्पर्शी सतहफल के सतह यानी स्पर्शी सतहों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। दोस्तों आपको बताना कि जो हमारी कोई भी दो सतह हैं उनके मध्य में दोस्तों जो अधिकतम स्थैतिक घर्षण गुणांक या अपन बोलते हैं इसको सीमांत घर्षण। दोस्तों सीमांत घर्षण का मान है वो आपको बताना है कि दोस्तों इन सतहों का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का दोगुना होता है, या इस पर निर्भर ही नहीं करता, या इसका बराबर होता है। देखिए दोस्तों हमारा जो सीमांत घर्षण बल का जो मान होता है या अधिकतम स्थिति घर्षण बोलते हैं, इसका जो मान होता है वो म्यू यानी म्यू इंटू आर होता है। यानी दोस्तों यह हमारा जो घर्षण गुणांक होता है उस पर एवं दोस्तों इस वस्तु का जो हमारा जो प्रतिक्रिया बल होता है उस पर निर्भर करता है। बल्कि दोस्तों हमारा जो अधिकतम स्थिति घर्षण गुणांक होता है दोस्तों इस क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा। यानी इन सतहों के मध्य दोस्तों यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना भी हो, इसके मध्य में जो घर्षण बल लगेगा वो स्पर्शी सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों हमारा जो घर्षण गुणांक यानी घर्षण बल का जो फॉर्मूला होता है वो म्यू आर होता है। यानी दोस्तों ये एक तो प्रतिक्रिया बल एवं घर्षण गुणांक इन दोनों पर ही निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा 11 क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि विस्फोट होने के पश्चात एक वस्तु असमान द्रव्यों के टुकड़ों में टूट जाती है तब। दोस्तों आपको बताना है कि हमारी कोई एक वस्तु है दोस्तों वह विस्फोट के बाद दो असमान टुकड़ों में टूट जाती है। तो आपको बताना है कि दोस्तों इन दोनों जो टुकड़ों का होगा उस संवेग वो दोस्तों उस संवेग का आंकिक रूप से यानी समान होंगे, या हल्के भाग का संवेग अधिक होगा या भारी भाग का संवेग अधिक होगा, या दोनों भागों की गतिज ऊर्जाएं समान होंगी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों याद रखना कोई भी हमारा विस्फोट होता है तो दोस्तों इसके जो दोनों टुकड़े होते हैं उन दोनों का दोस्तों संवेग होगा उसका आंकिक मान हमारा समान होता है, लेकिन दोस्तों इसकी जो डायरेक्शन है वो विपरीत होने के कारण उनका योग होता है सदिश योग वो हमारा शून्य
प्राप्त हो जाता है। यानी इस प्रकार से संवेग संरक्षित रहता है। यानी दोस्तों हमारा पहले जो पिंड है वो विराम अवस्था में था और टूटने के बाद दोस्तों यानी कि इन दोनों पिंड होंगे, उन दोनों के अंदर संवेग उत्पन्न हो जाता है। उस संवेग का दोस्तों आंकिक मान तो हमारा बराबर होता है, यानी संवेग आंकिक रूप से समान होते हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन दोस्तों विपरीत दिशा में होने के कारण कुल संवेग इन पर 0 हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी दोनों टुकड़ों के संवेग आंकिक रूप से समान होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपका जो 12वां क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि किसी कण का प्रारंभिक वेग u है एवं इसका त्वरण f का मान 80 है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों आपको दिया हुआ कि एक पिंड है, उसका दोस्तों जो प्रारंभिक वेग u दिया हुआ है और इसका जो त्वरण है वो f आपका कितना दिया हुआ है 80। तो आपको बताना है कि दोस्तों इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा। यानी अंतिम वेग निकालने के लिए दोस्तों आपको कौन सी क्वेश्चन का यूज करना होगा वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। दोस्तों कई बच्चे क्या करेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नंबर ए चुन देंगे, क्योंकि दोस्तों आपने पढ़ा है कि हमारा जो गति का प्रथम समीकरण होता है वो v इक्वल टू यू प्लस 80 होता है। तो कई बच्चे क्या करेंगे, इसको ही राइट कर देंगे क्योंकि यही हमारा इक्वेशन सही है, बल्कि तो हमारे सभी रॉन्ग है। दोस्तों वास्तव में ऐसा नहीं होता दोस्तों, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों हमारे जो गति के जो 3 समीकरण आपको दिए हुए हैं वो दोस्तों नियत त्वरण के लिए दिए हुए हैं। यानी दोस्तों किसी गति के दौरान जो हमारा त्वरण का मान नियत रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, तभी दोस्तों हमारे जो गति के 3 समीकरण वो लागू होते हैं। बल्कि दोस्तों यहाँ पर क्या है कि दोस्तों त्वरण का मान f है और वह t के सापेक्ष यानी दोस्तों चेंज हो रहा है। जैसे जैसे t का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे f का मान बढ़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, यदि दोस्तों आपको वेग में परिवर्तन निकालना हो डेल्टा v का मान, तो दोस्तों आपको जो त्वरण दिया हुआ है उसका अपन f के यानी t के सापेक्ष दोस्तों समाकलन करते हैं, तो हमारा वेग में परिवर्तन निकल जाता है। तो यहाँ से दोस्तों वेग में परिवर्तन हमारा कितना हो जाएगा, यानी दोस्तों ऐप का मान हमारा क्या है 80 का, और इसका अपन समाकलन करेंगे dt के सापेक्ष से। तो दोस्तों वेग में परिवर्तन यानी v2 माइनस के v1 आपका कितना प्राप्त हो जाएगा 1/2 80 स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों 80 का यदि अपन t के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो आपका 1/2 80 स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से अपन हमारा जो अंतिम वेग v2 का मान आपका कितना प्राप्त हो गया, v1 का इधर दोस्तों प्लस हो जाएगा, v1 का मान अपन u रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा u और प्लस के 1/2 80 स्क्वायर। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों हमारा जो v2 का मान होगा या अंतिम वेग v का मान होगा वो u प्लस के 1/2 80 स्क्वायर प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मत चुन देना, क्योंकि दोस्तों यह जो लागू होता है वह त्वरण यानी नियत त्वरण के लागू होता है, लेकिन यहाँ पर जो त्वरण का मान f है वो अब हमारा किसके सापेक्ष चेंज हो रहा है, t के सापेक्ष से। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं आपके लिए 13वां क्वेश्चन है। जो हमारा 13 क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ कि समान द्रव्यमान के दो कण क्रमशः R1 तथा R2 त्रिज्याओं के वर्ताकार पथों पर घूम रहे हैं, उनकी चालें भी समान है, तो उनके अभिकेंद्रीय बलों का अनुपात होगा। दोस्तों आपको क्या दिया कि हमारे को दोस्तों कोई दो समान द्रव्यमान कण है, वो दोस्तों अलग अलग त्रिज्या के पथों पर हमारी समान चाल से वर्तीय गति कर रही हैं, तो आपको बताना कि इसको जो अभिकेंद्रीय बल का जो अनुपात होगा वो कितना होगा। दोस्तों आपको पता होगा जो अभिकेंद्रीय बल का जो फॉर्मूला होता है वो mv² होता है। यहाँ पर दोस्तों में इसका द्रव्यमान भी समान दिया हुआ है, इनकी चालें भी दोस्तों हमारी समान है, तो v का मान भी समान है, तो हमारा जो f व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा वो r के। तो यानी दोस्तों f हमारा व्युत्क्रमानुपाती है r के, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा f1 एवं f2 का मान हो जाएगा हमारा किसके बराबर हो जाएगा r2/r1। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी दोस्तों हमारा जो अभिकेंद्रीय बलों का अनुपात हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा r2/r1। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपके लिए 14वां क्वेश्चन है। दोस्तों आपका जो 14 का क्वेश्चन है इसमें क्या है कि बर्फ का गलनांक दाब के बढ़ने पर बढ़ता है, दाब के बढ़ने पर घटता है, या दाब पर निर्भर नहीं करता, या दाब के अनुक्रमानुपाती है। दोस्तों आपको क्या बताना कि हमारा कोई बर्फ है, उसका दोस्तों यदि अपन प्रेशर का मान को चेंज करते हैं तो आपको बताना कि उसके साथ दोस्तों इसका जो गलनांक है वो किस प्रकार से चेंज होगा। तो दोस्तों मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, इसको याद रखना। जब भी दोस्तों हमारा कोई भी पदार्थ होते हैं दोस्तों, ये इसका है गलनांक पॉइंट, ये है इसका क्वथनांक पॉइंट है। यदि दोस्तों इसका जो प्रेशर का मान है वो अपन इंक्रीज करते हैं तो दोस्तों ये जो दोनों पॉइंट हैं वो यानी दूर दूर खिसक जाते हैं। यानी दोस्तों प्रेशर को यदि अपन इंक्रीज करते हैं तो दोस्तों हमारा जो क्वथनांक का मान होता है वो तो बढ़ जाता है, लेकिन दोस्तों हमारा जो गलनांक का मान होता है यानी दोस्तों इधर चला जाता है माइनस के अंदर, यानी घट जाता है। यदि अपन प्रेशर को कम करते हैं तो दोस्तों हमारा जो गलनांक का मान है वो तो कम बढ़ जाएगा, और दोस्तों हमारा क्वथनांक का मान होता है वो कम हो जाता है।
है। यानी प्रेशर को अपन कम करते हैं तो ये दोनों पॉइंट है वो नज़दीक आ जाते हैं। यदि प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो दोस्तों दोनों पॉइंट हैं वो दूर-दूर चले जाते हैं। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों प्रेशर का मान बढ़ाने पर जो गलनांक का मान होता है वो घट जाता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दाब के बढ़ाने पर दोस्तों हमारा जो गलनांक होगा वो घट जाता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं आपके आज का अंतिम क्वेश्चन है। दोस्तों जो हमारा 15वां क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि एक द्रव्य को 70 से 60 तक ठंडा होने में 5 मिनट लगते हैं, उसे 60 से 50 होने में कितना समय लगेगा? दोस्तों आपको क्या-क्या बताना कि कोई एक द्रव्य है, उसका टेम्परेचर यदि 70 से हमारा 60 तक आता है, तो आपको बताना है कि दोस्तों इसमें 5 मिनट का समय लगता है। तो आपको बताना है यदि यह 60 से 50 तक कम होता है, तो आपको बताना है कितना समय लगेगा? तो दोस्तों याद रखना जो न्यूटन का शीतलन का नियम है, वो हमें क्या कहता है कि कोई भी हमारा पदार्थ है, उसके दोस्तों ठंडे होने की जो दर होती है, यानी ठंडे होने की जो दर होती है दोस्तों वो समानुपाती होती है डेल्टा टी के। यानी दोस्तों हमारा जो पदार्थ का टेम्परेचर होता है, वो जो वातावरण का टेम्परेचर होता है, उन दोनों टेम्परेचर में दोस्तों जितना अधिक अंतर होगा, जितना अधिक डिफरेंट होगा, दोस्तों ठंडे होने की दर उतनी ही अधिक होगी। तो यहाँ पर दोस्तों अपन देखते हैं कि कमरे का टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोस्तों अपन यहाँ पर 70 एवं 25 का जो अंतर देखते हैं, वो 60 एवं 25 से अधिक होता है। यानी दोस्तों यहाँ पर यानी कि जो ठंडे होने की दर होगी वो अधिक होती है। यानी 70 के लिए दोस्तों इसकी ठंडे होने की दर अधिक होगी और यहाँ पर ठंडे होने की दर कम होगी। तो दोस्तों यहाँ पर दर कम होने के कारण इसका जो समय लगेगा ठंडा होने के लिए दोस्तों इससे अधिक लगेगा। यहाँ पर 205 सेकंड यानी 5 मिनट का समय लग रहा है। तो यहाँ पर इसको 10 डिग्री तक ठंडा होने में 5 मिनट से अधिक लगेगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। दोस्तों ये जो आपके सभी हैं आज के सभी क्वेश्चन हैं वो आपको कैसे लगे वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन है दोस्तों आपको वास्तव में हेल्पफुल लगे हों, अपने लिए यूज़फुल लगे हों, तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल को ईमानदारी से शेयर करें। दोस्तों यदि आप इस चैनल को शेयर करेंगे तो दोस्तों आपको ऐसे ही फिजिक्स के अच्छे-अच्छे क्वेश्चन दोस्तों रेगुलर प्रोवाइड करा सकूँगा। तो दोस्तों तब तक आपको मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को जय हिंद।